प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेटर नोएडा दौरा, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। कोलकाता रेप मर्डर केस ने डॉक्टरों की हड़ताल जारी, पीड़ित की मां बोली मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर हैं, यही मेरा त्योहार, बातचीत के लिए इंतजार करती रही सीएम। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट का जवाब दाखिल करना होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सेना के पोस्ट पर गोलीबारी की, बीएसएफ का एक जवान घायल। हरियाणा में आपकी 12 घंटे में एक और लिस्ट, तीसरी लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतरे, कांग्रेस भाजपा के बागियों को टिकट। मथुरा में राधाष्टमी की धूम, लाखों श्रद्धालु पहुंचे बरसाना, पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर का कंचौली रूपनगर मस्जिद मामले को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। यहां सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं संजौली में सुरक्षा कड़ी की गई है। पुलिस ने संजौली में फ्लैग मार्च निकाला। हिमाचल में धारा 163 लागू की गई है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन का आह्वान हुआ है। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। जी नहीं, हमारा उस मस्जिद को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं है, ना ही हम उस मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। हमारा विरोध केवल मात्र इतना है कि इस मस्जिद के अंदर जो बाहर से आए घुसपैठिए, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है, वो कहां से आए हैं और कौन वो लोग हैं, और यहाँ पर आकर के वो अपना कारोबार कर रहे हैं, हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारी स्थानीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम उसका विरोध करने के लिए जो है आज प्रशासन से अगर हमें टकराव की स्थिति भी करनी पड़ेगी तो हम टकराने के लिए भी तैयार हैं। संजौली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मस्जिद के बाद निर्माण को हटाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ब्यूरो चीफ हिमाचल विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ जानकारी है? मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जैसी अगर बात शिमला की करें, शिमला के अंदर ये मस्जिद विवाद जो है पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से चल रहा है, और खासकर हिंदू संगठन द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है कि जो मंदिर निर्माण है अवैध तरीके से बनाया गया है, और खुद वक्फ बोर्ड और कोर्ट भी कह चुका है कि हाँ ये अवैध निर्माण है। यहाँ के जो नगर काउंसिल है उसने भी स्पष्ट कह दिया कि हाँ ये अवैध निर्माण है। फिर भी उसको लेकर जो है सरकार अभी किसी तरह की तोड़फोड़ के लिए या किसी तरह की हटाने के मूड में नहीं है। खुद शिमला के हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री भी कह चुके हैं कि हाँ अवैध निर्माण है। हिंदू संगठनों ने जो आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, उससे पहले भी प्रदर्शन हुआ है, परंतु आज का प्रदर्शन है वो बहुत भारी मात्रा में आए हैं, और खुद पुलिस बल ने उनको उनके खिलाफ उनके ऊपर जो है कह लीजिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, पानी की बौछारें भी करी है। कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को बचाने के लिए, अगर बात कर ले कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कई मंत्री भी कह चुके हैं
अगर कांग्रेस सरकार होते हुए भी अगर कोई मस्जिद टूटी जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की शर्म की बात होगी। और खुद जब भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, हिंदू संगठन कह लीजिए, वो इसके खिलाफ है और कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को गिराया जाए और जो बाहरी लोग हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के जो बाहरी लोग आके बस रहे, उनकी भी जांच पुलिस विभाग में की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम फिलहाल बात करें तो धारा 163 लागू कर दी गई है। किस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्या किसी तरीके की कोई समझाइश यहाँ पर की गई है? देखिए, प्रशासन जो है हिंदू संगठन को समझाने में लगा है। सरकार के कुछ नुमाइंदे भी आए, वो भी इनको समझाने में लगे कि जो कार्रवाई बनती है वो करी जाएगी, परंतु हिंदू संगठनों का जो आज का प्रदर्शन देखने को मिला वो काफी समय का रोज कह लीजिए, हर रोज जो है इसको विवाद होते हैं, हर रोज संगठन जो है सरकार से भी और प्रशासन से भी इसको हटाने की मांग करे, पर तब तक नहीं हटा। खुद हाईकोर्ट भी इसको मान चुका है कि निर्माण अवैध हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, कांग्रेस सरकार इससे बचाने में लगी। यही कारण है कि जो आज के बाद हजारों की संख्या में लोग आए हैं और इसको हटाने के लिए आमने पुलिस और जनता जो है आमने सामने हो चुकी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए विनोद जी। और बता दें, संजौली में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। धारा 163 लागू की गई है। मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सरिया से भाई ने की भाई की हत्या। शराब के नशे में भाइयों में विवाद हुआ था। 2 बीघा जमीन का चल रहा था झगड़ा। परिजनों के सामने घटना को दिया अंजाम। हत्या कर अभियुक्त फरार। तरला थाना क्षेत्र कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में हुआ था विवाद। सीतापुर से खबर, जहां पर नकाबपोश बदमाश ने किया घायल। घर में पीछे से घुसकर मांगी अलमारी की चाबी और विरोध करने पर धारदार हथियार मारकर घायल किया है। शोर मचाने पर भाग निकले बदमाश। बिस्वा कोतवाली के बहेरवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और सर चाकू अलमारी दिया, मैंने दे दिया। फिर अंदर से आए और गोड़ हाथ बांध दिए। मारपीट भी है आपके साथ? जी। कितने लोग कुल थे? 2 लोग थे। रात में कितने बजे आए थे? वही 11 बजे होगा। 11 बजे होगा। तो चाबी देने के बाद मारपीट आपसे की है? जी। काहे से मारा आपको? बांध दी ना पहले, तो कभी हमारे ऊपर बैठ आए तो हम लात मारे रानते, तब छोड़ी ना। बिजनौर से खबर आपको बता देते, जहां पर डांटने पर छात्रों ने प्रधानाचार्य को पीटा। पुलिस ने कराया प्रधानाचार्य का मेडिकल। एफआईआर दर्ज की गई है। एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र के आरएचएस इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि थाना हल्दौर के आरएचएस इंटर कॉलेज के 12वीं में पढ़ने वाले छात्र सादिक को परसों वहां के कुछ टीचरों ने अनावश्यक बाहर घूमने से मना किया।
जिस पर सादिक क्षुब्ध हो गया और इस बात की शिकायत उसने अपने मित्र काले सन ऑफ सतवीर से की। आज सुबह काले सन ऑफ सतवीर ने स्कूल के बाहर प्रिंसिपल साहब के साथ मारपीट की। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रिंसिपल साहब का मेडिकल कराया गया, जिसपे उन्हें गुम चोटें आई हैं। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सादिक को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर चौपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा गांव में बदमाशों ने देर रात बाइक सवार किराना कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं साप्ताहिक दुकान लगाकर घर वापस जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी कालू सिंह व सीओ सिटी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारी ने परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली है। दिनांक 10/9/2024 की शाम 7 बजे ग्राम गुरमुराद थाना चौपन में राकेश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी गुरमुरा की उसके घर के 100 मीटर के आसपास ही अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा हत्या कर दी गई। घटना होने पर परिवारजन द्वारा राकेश को सीएससी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मौके पर है। वर्तमान में पुलिस को मृतक के पिता द्वारा अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। जल्द ही घटना का अनावरण कर दी जाएगा। खबर सीतापुर से है, जहां पर भेड़िए से दहशतजदा लोगों ने अब सुरक्षा के लिए विघ्न विनाशक से प्रार्थना की है और इसके लिए यहां गणेश पूजा पंडाल में एक दिन की विशेष पूजा अर्चना की गई। आयोजकों ने आयोजन स्थल पर बकायदा बैनर लगाया। उन्होंने गणपति बप्पा से आदमखोर भेड़िए से यूपी के लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की है। उल्लेखनीय है कि जिले में भेड़िए के हमले से वृद्धा सहित अन्य लोग घायल हो चुके हैं। देश के कई जनपदों में लगातार जंगली जानवरों के हमले में जो आतंक सामने आया है, उसके बाद इसके लेकर के धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। जगह जगह गणेश पूजा पंडालों में भी अब भेड़िए से मुक्ति के लिए पूजन हवन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सीतापुर में भी सामने आया है, जहां एक गणेश पूजा पंडाल में भेड़िए से मुक्ति के लिए वहां पर पूजा की जा रही है। गणेश पंडाल में भगवान से प्रार्थना की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थितियां हैं कि जो उनको इस तरह का पूजन करना पड़ रहा है। हमारे साथ कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस लिए यह पूजन किया जा रहा है। जी, भेड़िए का आतंक उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आम जनमानस का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसके लिए हमने भगवान गणपति जी से आज पूजन किया है और भगवान गणपति से प्रार्थना किया है कि इस जो आतंक है भेड़िए का, इससे मुक्ति मिले आम जनमानस को। कैसे विचार आया गणेश पूजन में इस तरह के अनुष्ठान करने का? ये लगातार 5 वर्षों से चल रहा है और ये हमारी कमेटी के लेकिन जो जंगली जानवरों के हमले के बाद जो भेड़िए को लेकर के आज पूजन हो रहा है कि प्रदेश में जंगली जानवरों के आतंक से मुक्ति मिल सके, उस पर क्या कहना है आपका? उससे ये हम लोगों ने प्रार्थना की है गणेश भगवान से कि जो आदमखोर भेड़िए हैं बच्चों को और माता पिता को, बूढ़े लोगों को शिकार बना रहे हैं, इससे भगवान गजानन से बहुत प्रार्थना की है कि मुक्ति मिले। क्या कहना है आपका कि कैसे पूजन के बाद क्या भगवान पे भरोसा है, कैसे क्या मुक्ति मिल पाएगी भेड़ियों से? जहां एक तरफ वन विभाग और पूरा उत्तर प्रदेश का शासन लगा हुआ है, वहीं अब आप लोग भगवान का भी सहारा ले रहे हैं। जी, जैसा कि मानना है कि असुरी शक्तियाँ जानवरों को आदमखोर बना देती हैं, इसलिए हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान गणपति इससे हम लोगों को ज़रूर निजात दिलाएंगे और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र को आदमखोर भेड़िए से निजात मिले। यह हमारे साथ मौजूद थे कमेटी के लोग जो इस गणेश पूजा को समारोह संपन्न कराते हैं। इस गणेश पूजा में लोगों का कहना है कि इस पूजन के बाद शायद ईश्वर भी उनकी सुनेगा और उत्तर प्रदेश को जंगली जानवरों से मुक्ति मिल सकेगी। सीतापुर से के न्यूज के लिए दीपक गुप्ता। खबर मथुरा से, जहां पर राधा रानी के गांव रावल में और बरसारी में जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। काफी संख्या में श्रद्धालु लगातार अपने राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना और रावल गांव पहुंच रहे हैं।
थोड़ी सी बरसात ने भक्तों के कदम रुके जरूर, परंतु आस्था के आगे श्रद्धालुओं के पैर थम नहीं रहे हैं। भक्तों की आस्था उन्हें बरसात में भी लाडी जी के दर्शनों के लिए खींच कर ला रहे हैं। पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालु अपने राधे के दर्शन करने के लिए लगातार मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह से ही बरसात है और रावल गांव में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। मैं आपको बता दूं कि सुबह राधा रानी का 5:30 पर अभिषेक हुआ, जिसके बाद जो भक्त है अपने आराध्य राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसात पहुँच सकते हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। जो एक तरीके से जो भक्त है उनकी एंट्री की गई है, दूसरी तरफ से उनका निकाय द्वार बनाया गया है। तो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा प्रशासन द्वारा ख्याल रखा गया। आप देख सकते हो जो भक्त है यहाँ पे अपनी आराध्या के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी प्रांगण थोड़े से जो भक्त हैं कम दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही राधा रानी का अभिषेक हुआ है, जिसके बाद से ही जो इंद्र देवता है वह लग रहा है कि जैसे कि राधा रानी के अभिषेक के लिए बैठे हों। में और सबके श्रद्धालु हैं। क्या नाम है? चंचल। कहाँ से आए हो आप? यहीं से, मथुरा से। वैसे नोएडा रहती हूँ मैं। राधा रानी के दर्शन किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और कौन आया आपके साथ? मम्मी आई हुई है, आंटी आई हुई है। तो अच्छा लगा दर्शन करने के बाद? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और भी है। क्या नाम है? पुष्पा शर्मा। कहाँ से आए हो आप? यहीं से आए हैं, मथुरा से, लोबन बगीचे से। राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए हुआ है, जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हर बार आते हैं, हर बार राधाष्टमी को आते हैं हम दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है यहाँ आके हमें। अब की बार उड़ीसा से एक राधा रानी के लिए सिंहासन भेजा गया है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं किस तरीके जो बच्चा है ये भी राधा रानी का ही रूप है। क्या नाम है बेटी का? ये बेटी है, मायरा नाम है इसका। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो मायरा है ये बेटिया है, राधा रानी का रूप है, ये भी छोटी सी है। और भी श्रद्धालु है। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र तोमर। कहाँ से आए हो आप? सिहोरा गाँव है। आज राधाष्टमी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, आज हमारी लाली जी का जन्मदिन है और हमें बहुत ही खुशी है, इसलिए हम आज दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत सारे श्रद्धालु भी आ रहे हैं। और अभी जो शुरुआत है, आगे और भीड़ बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त हैं यहाँ पे अपनी आराध्या राधा रानी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे साथ महाराज जी। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम सीताराम बाबा जी। कहाँ से आए हो आप? दावी जी। आज राधा रानी का जन्मदिन, क्या करेंगे आप? राधा रानी जन्मदिन बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो रहा है। कैसी तैयारी है? तैयारियाँ कैसी है? बहुत बढ़िया तैयारी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया है। सब आए। आप देख सकते हो जो भक्त हैं अपनी आराध्या के। क्या नाम है आपका? रायसम बाबा। कहाँ से आए हो आप? बड़ौदा से। कैसा लग रहा है राधा रानी के? बहुत बढ़िया। कम से कम 20-22 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, यहीं प्रकट हुए हैं। महाराज जी ने पीयूष कृष्णायण में भी इसका विवरण दिया। जी जी जी। तो कैसी तैयारी है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है, सही व्यवस्था है। अब की बार जो पहली बार राधा रानी जन्मोत्सव के बाद जो उड़ीसा से सिंहासन आया उसका विराजमान हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, राधा रानी जन्मोत्सव के बाद पहली बार सिंहासन पर विराजमान हुई है जी, जो उड़ीसा से इस्कॉन मंदिर से आया है, क्या कहेंगे इसको? बहुत बढ़िया, आनंद आया है, बहुत अच्छे दर्शन किए हैं उन्हें और बहुत साफ सुंदर लग रही है मुझे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दूर दूर से भक्त अपनी आराध्या राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जहां राधा रानी को जन्मोत्सव की बधाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ब्रज में रस बरस रहा हो। राधा रानी के जन्मोत्सव का बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आप देखते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो मस्ती में राधा रानी के जन्मोत्सव की मस्ती मना रहे हैं। यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई, चाकों व्यवस्था की गई, प्रशासन द्वारा भी किसी प्रकार की कोई नहीं बरती जा रही है। राधा रानी के जन्मोत्सव के लिए दूर से लोग आए हैं।
खबर प्रयागराज से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन, जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के खिलाफ मार्च निकाला। पीड़ित किसान भारतीय किसान यूनियन टेकाटकुट के बैनर तले एकजुट होकर मार्च करते हुए सिविल लाइन से स्थित धरना स्थल पहुंचे। उन किसानों का आरोप है कि बीते करीब 32 वर्षों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों के मुताबिक अंतिम तिथि सिर पर आती जा रही, इसके बावजूद संबंधित कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हाँ जी, किस बात का जुलूस है, क्या मांगे आपकी? देखिए, प्रशासन के खिलाफ, एडीए के खिलाफ है। सन 1991 में जो अधिग्रहण किया गया था जमीनों को, चाहे वो झलवा हो, चाहे शाहपुर हो, चाहे पीपल गाँव हो, आज 33 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो जमीनें एडीए ने लिया उनका मुआवजा नहीं दिया। अभी 22 गाँव को इन्होंने फिर अधिग्रहण करने के लिए 15 तारीख लास्ट डेट इन्होंने दे दिया है, और जिससे प्रशासन की भी कुछ कमियाँ हैं। किसानों के साथ अभद्रता की जाती है। बिजली विभाग से भी समस्याएं हैं। थाने चौकी का है, एसडीएम का है, जैसे फूलपुर है, आपका हंडिया है, यहाँ किसानों के साथ बदतमीजी और किसानों की जबरन जमीन कब्जा कराई जा रही है। सब भ्रष्टाचारी सरकार करवा रही है। जिले के मैसे इलाके में भेड़िया ने मंगलवार की रात 2 बच्चियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। भेड़िया दोनों को घसीटकर सड़क तक ले गया और बच्चों की चीख सुनकर परिवार के लोग जग गए। आसपास के लोग भी पहुंचे। इसके बाद भेड़िया धान के खेतों से होकर फरार हो गया। परिजनों ने दोनों बच्चों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों घटनाएं अलग अलग काबू की हैं। आठ दिनों से बहराइच में भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है और अब तक लगभग 26 टीमें जो है रेस्क्यू कर रही हैं और इसी कड़ी को लेकर के अब तक लगभग 5 भेड़िए जो है पकड़ लिए गए। एक भेड़िया अभी भी जो है फरार चला। ऐसे में बातचीत करने के लिए वन मंत्री अरुण सक्सेना जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। सर, 26 टीमें हैं, लगातार काम कर रही हैं और इसके साथ ही साथ लगभग अब तक 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक भेड़िया जो है आपकी गिरफ्त से दूर है। देखिए, ऐसा है, इधर 1 महीने से भेड़िए का काफ़ी आतंक रहा बहराइच में, बात मैं मानता हूँ, और कई बच्चों की मृत्यु भी हुई और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भेड़ियों को पकड़ें। 6 भेड़िए उसमें फोटोग्राफ्स में आए हैं और हमने उनमें से 4 को पहले पकड़ लिया, 1 कल पकड़ा गया। इस तरह से 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और हम 6ठे भेड़िए को भी जल्दी ही पकड़ लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब उसके अलावा हमने लोगों को एजुकेट किया, उनसे कहा है अपने बच्चों को बाहर मत शाम को अंधेरे में खेलने दो, घर के अंदर कुंडी लगा के रखो, दरवाज़ा हमेशा बंद रखो, बच्चों की विशेष सुरक्षा का इंतजाम करो। जो गांव वाले लोग हैं उनसे कहा लाठी डंडा लेके चलो। रात में या अंधेरे ही शौच को मत जाओ। रात में अपने पास टार्च रखो। रात में आपस में मिलकर 4-6 लोग ड्यूटी लगा के जागो ताकि एहतियात रखो कहीं कोई हादसा ना हो। और गाँव के लोग, वहाँ की जनता, विभिन्न विभाग, पुलिस, होमगार्ड, रेवेन्यू, सभी विभाग मिलकर इस काम में लगे हुए हैं और काफ़ी इसमें सफलता मिली। यही वजह है कि जनता को हमने एजुकेट किया है कि तुम भेड़िए से बचो और हमें उम्मीद है 6ठा जो भेड़िया है वो भी जल्दी ही पकड़ा जाए। अरुण सक्सेना जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही इन भेड़िया को उसको गिरफ्तार किया जाए, रेस्क्यू किया जाए उसका। इसके साथ ही साथ में जो हमारे पास वन रक्षकों की, वन कर्मियों की जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए। लगातार हम लोग सर्वे करा रहे हैं और इसके मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा करेंगे और आने वाले समय में उन भर्तियों को भी पूरा किया जाएगा। कैमरामैन रवीश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मजिस्ट्रेट ट्रायल के उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 अलग अलग पैन कार्ड का मामला
विचाराधीन है और इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा एक गवाह को दोबारा जरह करने के लिए अदालत से प्रार्थना की थी और उनके इस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील रखी है और इस गवाह के साथ पहले भी काफी विस्तार से जरह हो चुकी है और केवल अदालत का समय नष्ट करने के लिए ही ये प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को मानते हुए न केवल आजम खान के पक्ष के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है बल्कि उन पर 10,000 का जुर्माना भी आरोपित कर दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। अब्दुल्ला आजम खान के डबल पैन कार्ड से संबंधित मामला जो विशेष न्याय मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें विवेचक की गवाही हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा PW8 SI प्रवीण कुमार को पुनः जिरह करने हेतु तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र 311 CRPC का प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई कि पूर्व में पर्याप्त अवसर बचाव पक्ष को दिया गया था और बचाव पक्ष के द्वारा इस गवाह से लगभग 74 पृष्ठों का जो है जिरह कर दिया गया था और 311 में यह उल्लेख नहीं किया गया है उनके प्रार्थना पत्र में कि बचाव पक्ष के द्वारा किन बिंदुओं पर जिरह करना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा जो है बचाव पक्ष की प्रार्थना पत्र 311 CRPC निरस्त कर दी गई। बुलंदशहर में सड़कों की हालत बद से बदतर है। बारिश से सड़कों में बेइंतहा गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क टूटकर बेकार हो चुकी है। सड़क में गड्ढे और स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़कों में गड्ढे होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान बच्चों ने बताया कि सड़क बहुत ज्यादा खराब है और हमारी साइकिल में पंचर हो जाता है तो हमको साइकिल खींच कर ले जानी पड़ती है। पानी भर जाता है तो सड़क पर ये नहीं पता पड़ता कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। पानी बाबू जी तुम देखना आ रहे कि गाड़ी में रोजीना हर महीना 10-15 हज़ार रुपए लगे हमारी में। अच्छा, रास्ता बिल्कुल खराब पड़ी है कि आगे तक खेलिया रवाड़े तक क्यों और कोई कछू क्यों सांसद कछू क्यों सांसद यहाँ वोट मांगवे के नाम पे आ जाए। सांसद आज तक झांकोगा मैं एक रास्ता कैसी है। डॉक्टर भोला सिंह आज तक यहाँ आए, रास्ते से बहुत ज्यादा परेशान है। अरे बाबू जी दुनिया परेशान है, आते हम का परेशान है, दुनिया परेशान है। अच्छा, इस रास्ते पर तेरे गांव में आगे तक सबरे गांव ही गांव लग रहे हैं। कहाँ तक जो रोड मिलता है जो यहाँ से देखो मिलवेगू तो के आगे वहाँ पे मिल लो तालबे आने वाली पे रवाड़े तक। सर ये बहुत खराब रोड है, इस पर गड्ढे जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। गेड़ी पंचर वगैरह भी हो जाते हैं। अभी जुड़वा के आए। तो ये कितने दिन से टूटा हुआ मार्ग है? सर इसे तो हो गई कंप्लीट 6-7 साल। तब से बना ही नहीं है ये रोड टूटा हुआ है आपका। इस पर किस तरह की समस्या आती है आपको? जो इस समय सभी तरह की समस्या है, रोज गाड़ी जंजर हो जहाँ चलते चलते काफी सारी दिक्कत हमें। पानी भरा रहे रोडों पर, कब से एक दूसरे को बचाने में कपड़े गंदे हो जाए। कितने समय से जो टूटा हुआ ये है? लगभग 10-15 साल से हो गई। रोड बनाई है, मरम्मत हो गई है इसकी, लेकिन तरीके से मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब 10-15 साल से तो बनाई ना कर रही। बहुत दिक्कत आती है रोड पे। इसमें कितना टूटा हुआ है? सारा टूटा रोड सब। अच्छा, ये दूरी जो कितने समय में तय करते हो, कितनी दूरी है ये? कोई होगी कई 5 कितना समय लग जाता है? कम से कम लग जाता है 1.5 घंटा। 5 किलोमीटर दूर तक है। जो कई सालों से लगातार टूटा पड़ा है और टूटने के साथ साथ जो स्थानीय जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं जनता से वोट मांगने तो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जनता की जो वादे हैं उन पर पूरा नहीं उतर पाते। और देखिए कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी है। देखिए मेरे साथ जो स्कूल से जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे हैं और साइकिलों में जब आते हैं तो उनका कहना जो इस तरह से उनका कहना ये है कि जब हम साइकिल लेके जाते हैं तो कंकड़ों की वजह से, पत्थरों की वजह से हमारी साइकिलों में पंचर हो जाते हैं और पंचर होने की वजह से हमें जाने आने में बहुत परेशानी होती है। देखिए मेरे साथ छात्रा मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम इन सबसे पहले इन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आंसू। बेटा किस तरह की परेशानी आती है इस रास्ते पे? सड़ जाते हैं, साइकिल में पंचर वगैरह हो जाते हैं। अभी देखो पंचर लगवा के आए हम। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर आगे पानी भी भर रहा है, वहाँ पानी में से आते हैं, ड्रेस वगैरह भी सन जाती है हमारी। अच्छा, जिस तरह से बरसात जब होती है तो यहाँ आप लोग जब पढ़ने जाते हैं तो आपकी ड्रेस वगैरह सनती होगी, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। हाँ सर दिक्कतें बहुत होती हैं, ड्रेस सन जाती हैं, साइकिल वगैरह फिस जाती हैं, कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं, वापस लौट के जाना पड़ता है घर के लिए। अच्छा बेटा क्या नाम है? मेरा नाम कोमल है। अच्छा बेटा स्कूल जब जाती है तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सर दिक्कत तो
जब घर से आते हैं तो जब घर से आते हैं एक तो चलने में ही साइकिल चलाने में बहुत परेशानी होती है, और जब बारिश पड़ जाती है ना तो वहाँ जब तेज तेज चलते हैं तो ड्रेस भी सन जाती है और ड्रेस सान के चले जाते हैं, फिर हम स्कूल में ही ऐसे चले जाते हैं। तो घर वाले भी तुमसे परेशान होते होंगे कि बच्चे ड्रेस सान के लाए? हाँ, पापा मम्मी सब नौके में, तू इतनी बड़ी हैगी तू अपने ड्रेस सान लिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रास्ते से। हाँ, और ये देखो कितने दिन से रास्ता खराब है सर? ये तो मैं जब तक पैदा हुई जब तक ऐसे ही देख रही है, तो बस ये बेकार गड्ढे पट्टे हो जामे ऐसे भर दे में बस। देखिए मेरे साथ एक दादा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम देवेंद्र है जी। अच्छा दादा, जिस तरह से ये रास्ता जो टूटा हुआ है जी, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बाबूजी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हम भी यहाँ कम से कम 5-6 साल से गाड़ी चला रहे हैं। साइड में बालक आम है, बालक पूरे सन जाए, बालक गिर भी जामे हैं, कहीं बचने को भी रास्ता ना आया। बहुत बड़ी परेशानी है। 10-12 हज़ार रुपये मेरी गाड़ी में मेंटेनेंस आता है। अच्छा, जिस तरह से हर महीने का। जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप गाड़ी में जाते हैं और जब बरसात हो जाती है, गड्ढों में पानी भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, गाड़ी पलटने का भी डर भी जाती है। वहाँ भी एक बार फंस चुकी है मेरी गाड़ी, कहीं भी रास्ते में बचने को भी जगह ना है। अगर साइड से कोई गाड़ी आ जाती है तो कोई भी गाड़ी नहीं बचती, कोई गाड़ी नहीं बचती, साइकिल भी नहीं बचती इतनी रोड की। देखिए अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे साथ एक टिर्री वाले दादा मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार देखिए जो सवारी इन्होंने भर रखी हैं और किस तरह की इनको रास्ते में चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। आखिरकार रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। बहुत परेशान है जी। अंसार नाम है जी मेरा। अरे दादा, जिस तरह से आप रास्ते पे आए हो किस तरह की परेशानी? बहुत परेशानी है, बहुत आराम से पैदल चलने को परेशानी। अच्छा अम्मा, किस तरह आप बताओ? रास्ता इतनी बहुत कम गड्ढे हैं और ऑपरेशन नेता आप वोट मांगने जब आते हैं तो आपसे कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रास्ता सही कराएंगे, सही नहीं कराई? कहीं नहीं सही करवाए। कई साल है गई, कई साल हो गई, रास्ता बिल्कुल बेकार है। परेशान कितने रहेंगे इनसे पूछो। देखिए हमारे साथ जनता के काफ़ी लोग मौजूद हैं, छात्र भी मौजूद हैं। सभी लोगों का जो इस रास्ते से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए छात्रों की, तो छात्रों का जो कहना है वो साइकिल लेके जब जाते हैं तो गाड़ी छात्रों की जो साइकिल है उसमें कहीं ना पंचर हो जाते हैं। और लगातार जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार बड़े बड़े वादे तो जरूर करते हैं, लेकिन वादों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं करते हैं। उसको लेकर जनता परेशान है। और अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सरकार बनी थी तो सबसे पहले सड़कों को सही कराने की बात कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके ही जो नुमाइंदे, उनके ही जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उनके ही मंसूबों को फलीता लगा रहे हैं। और उसके बाद भी जो उनके आदेशों के बाद भी सड़क पूरी सही नहीं हो पा रही है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस अहमदगढ़ रेवाड़ा खेलिया मार्ग को कब तक सही कराते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता इस रोड से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। खबर जालौन से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के बंगरा रोड 6 पुला के पास अन्ना पशु को बचाते समय दूध टैंकर पलटने से 24,000 लीटर दूध जमीन पर बह गया। सड़क पर अन्ना पशु आ जाने पर चालक उन्हें बचाने लगा और इस बीच स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख सका। इससे अनियंत्रित होकर टैंकर खंदक पे जा गिरा। चालक के मुताबिक वो टैंकर में कुठौन से दूध लादकर खुर्जा जा रहा था और सड़क हादसे में टैंकर चालक सहित क्लीनर बाल बाल बच गए। ये तो कुठौन से जा रहे थे वहाँ पे खुर्जा। अच्छा। और गाड़ी मालिक का क्या नाम है? धर्मवीर जी। आपका? वेदपाल है। आपके पिताजी का? टेकराम। निवासी? हापुड़ से। हापुड़ से। कैसे पलट गई है गाड़ी आपकी? बस ये पशु जा रहे थे, आपस में जो चल रहे, बस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। ठीक। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। शिवराज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। वो कह रही हैं हालात बहुत गंभीर हैं, उनको हटा दिया गया है, एक हाफ टाइम गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है, मणिपुर के सारे एग्जाम स्थगित हैं। तो इस देश का एक राज्य जहां पर जा जाकर बड़ी बातें करने में नरेंद्र मोदी बयानबाजी करते थे, वो 16 महीने से जल रहा है। और इस देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है।
हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। और अब एक नए तरह का गेम खेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं मंच अपने सहयोगियों, साथियों और नेताओं को दूं, एक नए तरह का गेम चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो अभी तक नई दिल्ली की कठपुतली बनकर सारे ऑर्डर का पालन कर रहे थे, जिनको बर्खास्त नहीं करा गया, जिनको हटाया नहीं गया और मणिपुर जलता रहा, वो अब नए तरह का गेम खेल रहे हैं। अभी तक आप कठपुतली बने थे, अब आप स्वांग रच रहे हैं कि मैं सेंटर से भिड़ रहा हूं, मैं मणिपुर के हक की बात कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे कर रहा हूं। आपकी आंख के सामने, आपकी नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा और आप केंद्र की कठपुतली बने रहे। असलियत यह है, आपके कुछ भी करने से यह असलियत छुपेगी नहीं, बदलेगी नहीं। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट ऑन इंग्लिश बिकॉज दिस इज अ ग्रेव कंसर्न and this concerns us all. A state of India, our brothers and sisters there have seen violence of the worst kind in independent India, not for one, not for two, but for 16 months now. And it almost appears that the Prime Minister has forgotten that Manipur is a part of this country. Manipur has seen the kind of domestic violence, the kind of civil war conditions that no other state has seen. And it has just gone on. In fact, in the last 2 weeks, the violence has worsened, it has escalated. Local pistols are being replaced by RPGs. We've also seen how residence of an ex-chief minister is being attacked by a rocket. We are seeing how drone attack is happening on villages. We are seeing the residence of the governor being attacked. We are seeing security forces being attacked and people trying to snatch away their weaponry. और यहाँ पर शिवप्रिया सिनेत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मणिपुर को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने कलानौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार वीरू डाबला का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सरकार बनने का दावा किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री वीरू डाबला जी आज कलानौर कंस्टिट्यूंसी से नामांकन भरा है। मैं वीरू डाबला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं अभी एक बड़े कार्यक्रम कलानौर के उसमें से सीधा यहाँ पर आया हूँ। कार्यकर्ताओं का कलानौर के जो जोश, जो उत्साह देखने को मिला है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कलानौर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ वीरू डाबला जी जीत रही हैं। इनको मैं बधाई भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार हो रही है और परिवारवाद के शिकार के कारण वो तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं, किसको पकड़े, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी 2 की लिस्ट निकालते हैं, कभी 4 की निकालते हैं। इस प्रकार से लिस्टें निकाल रहे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं। और
टिकट लेने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के अंदर उनका चेहरे खराब हो चुके हैं, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जताई। उन्होंने दिसंबर में सूबे के दूरस्थ गांवों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान प्रदेश को विकास को देखेंगे और इस दौरान सड़कों के वीडियो बनाकर सरकार को भेजेंगे। पर्वतीय अशोक की सुरक्षित सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की समीक्षा भी करेंगे। पूर्व सीएम ने दावा किया, सिंचाई विभाग में केवल विभागीय मंत्री की पगड़ी दिखाई देती है, जबकि पीडब्ल्यूडी पूरी तरह से नदारद है। खबर हल्द्वानी से है, जहां गणेश महोत्सव की जगह जगह धूम देखने को मिल रही है और प्राचीन शिव मंदिर कमेटी द्वारा मंगल पड़ाव में गणेश महोत्सव मनाया गया, तो वहीं पटेल चौक पर महाराज की तर्ज पर गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिली है। और लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेला में आज हमने समान ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें 225 बच्चे इस प्रतियोगिता में बैठे और आज शाम को बहुत ही सुंदर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं और कल बहुत ही सुंदर एक डांडिया उत्सव जो द हार्ट गार्डन रेस्टोरेंट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और परसों बाबा खाटू श्याम का दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भजन संध्या कर यहाँ के प्रभु खाटू श्याम को मनाकर सभी भक्तों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सबको सुख समृद्धि दे और सबको स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। नमस्कार, हम कथक नृत्य केंद्र हल्द्वानी से हैं और हम सभी यहाँ पे दुर्गा स्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये हम सभी का, इसमें से बहुत सारे हम लोग मैरिड हैं, तो हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट बार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है एंड हम सब बहुत खुश हैं इसके। साधना डांस सिटी की ओर से अपना नृत्य दिखाने आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर कला की ओर से यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं तथा यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति बप्पा मोरया। जिला प्रशासन देहरादून बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेना चाह रहा है। देहरादून जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी सवन बंसल ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनपद में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट आने में करीबन 1 से 1.5 महीना लगेगा। नए व्हीकल्स आ रहे हैं और हमारा इंटेंसिव केयर शेल्टर यूनिट बनाया जा रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के थ्रू फंड्स हम डिस्पर्स कर रहे हैं और पूरा सिक्योर्ड वे में सिक्योरिटी उनको प्रदान की जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि उनकी चेन को ब्रेक करना है। हम महीने में 2 हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाते हैं, लाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं, फिर भिक्षावृत्ति करते हैं। तो निरंतर उनको हर दिन पकड़ना है, जिससे उनका माइंड ट्रांसफॉर्म हो, वो उस सोशल इविल से अपने चाइल्डहुड राइट पे आए, जो उनका अधिकार है बचपन का, उसको ग्रहण करें। तो उसके लिए उनका माइंड ट्रांसफॉर्म करना बहुत आवश्यक है। वो तभी हो सकता है कि उनको एक अच्छा वातावरण दिया जाए। डेली गाड़ी पकड़ के उनको इंटेंसिव शेल्टर में जब रखेगी तो दे विल नो कि हमारा स्थान यहाँ पर है, सड़क पे नहीं। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अगले वर्ष शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का डाटा तैयार करने को कहा है। देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है नहीं, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे, और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है, उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा इससे। जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जल्द ही स्कूल, कॉलेजों, निकाय और पंचायत स्तर पर मुहिम छेड़ा जा रहा है।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशाल कापड़वार ने कोटद्वार में मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि यूकेडी आने वाले दिनों में ग्रास रूट पर दलों को मजबूत करने के लिए अभियान छेड़ने जा रही है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो एक अभी तक संसदीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में असफलताएं मिली हैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल को जमीनी स्तर पर मजबूत होना है तो उनको 3 जगह काम करना चाहिए। एक तो कॉलेजों में छात्र संगठनों का पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा पंचायतों के स्तर पर संगठन और पंचायत चुनाव लड़ने चाहिए, और तीसरा जो है स्थानीय निकाय जिसमें हमारा नगर निगम है या नगर पालिकाएँ हैं, उनका चुनाव लड़ना चाहिए और उस स्तर पर संगठन बनाना चाहिए। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो ये ग्रास रूट एक्शन प्लान है हमारा, उसमें 3 बिंदु हैं। खबर बागेश्वर से, जहां पर वज्रदानपुर अंतर्गत रीति गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन कार्यक्रम सातु आठू बेले के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतरण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा पाठ करके ब्रह्म कमल लाने की परंपरा है। परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर के धामी मौर्य तैरो सहित 21 लोगों का दल को नंदा कुंड से ब्रह्म कमल लेकर लौट आया है। तो 5 दिन पहले जो नंदा कुंड की तरफ को यात्रा गई हुई थी, तो आज वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगभग सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन 21 लोगों का जो नंदा कुंड गए थे। और पंचमी के दिन जब नंदा कुंड की पूजा अर्चना हुई होगी तो उसके आसपास उगे हुए जो ब्रह्म कमल हैं, वो सारे 21 लोग उन ब्रह्म कमलों को लेकर के यहाँ पर आए और ग्रामीणों द्वारा रिंगाल यहाँ पर लाया गया और उसके बाद रिंगाल में ब्रह्म कमल लगा करके पीछे जैसा आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है पूरी भव्य यात्रा एक एक रिंगाल प्रत्येक व्यक्ति पकड़ता है और अगल बगल के भी बहुत सारे ग्रामीण, बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस यात्रा में उमड़ते हैं और ये यात्रा यहाँ से लेकर के मां भगवती मंदिर तक होती है और हजारों श्रद्धालु उसमें प्रतिभाग उन्होंने किया। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से बिल सत्यापन का काम उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल को सौंप दिया है। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन 2 बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन टू फॉर टर्मिनेशन और फॉर मेंटेनिंग देम, और वी विल ब्रिंग इन न्यू एजेंसी। थर्डली जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और हमारे डिप्टी नगर आयुक्त हैं, उसमें हमने 8 ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो अभी लगातार रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जो हमारी मॉपअप राउंड होता है नगर निगम की गाड़ियों का। आफ्टर दीज एजेंसीज हैव देयर राउंड्स, फिर एक मॉपअप राउंड हमारी नगर निगम की गाड़ियों का होता है, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं 90, वहाँ पे अभी क्या प्रगति है, वो 8 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स परसों से राउंड कर रहे हैं रात को। सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलआईसी देहरादून के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी ने रकम बिल पास करने के नाम पर एक ठेकेदार से ली। ट्रैप सफल होते ही सीबीआई की टीम आरोपी के आवास पहुंची। वहां देर शाम तक पड़ताल जारी रही। घर में नकदी, बैंक खातों और संपत्तियों की जानकारी खंगाली गई है।
देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।